स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ। चैनल पे जो भी लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम विगत वर्षों में पूछे गए लीगल एप्टीट्यूड से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये सेशन में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि ये लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के किसी न किसी यूनिवर्सिटी के पूछे हुए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ठीक है, ऐसा कब हुआ था? जब मौलिक अधिकारों से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन ए है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी है मिनर्वा मिल बनाम भारतीय संघ, ऑप्शन डी है बामन बनाम भारतीय संघ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्था के स्थापित करने एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? प्रश्न को समझेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्था यानी कि उनकी मनपसंद शिक्षण संस्था बनाने और उसको प्रसारित करने यानी कि उसे चलाने का अधिकार प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत ये सारी सुविधाएं जो हैं अल्पसंख्यकों को प्राप्त हैं? अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 30। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 30 के अकॉर्डिंग कोई भी अल्पसंख्यक अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी मनपसंद शिक्षण संस्था स्थापित कर सकता है और उसे संचालित कर सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? यानी कि राज्यपाल के नाम से जिसे अब हम जानते हैं, पहले वो जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता था? सदर ए रियासत के नाम से जाना जाता था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। ऑप्शन ए है 1948 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1952 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1967 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब है 1967 ईस्वी में सदर ए रियासत पद का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया जम्मू एवं कश्मीर के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 4 है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को ही ये अधिकार प्राप्त है कि यदि मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी वाद होता है तो ये उसमें सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न मैंने पिछले टर्म पे भी आप लोग को पढ़ाया है, तो अगर वीडियो वो आपने नहीं देखी है तो जा कर के पिछली वीडियो आप देख लीजिए। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लीगल एप्टीट्यूड की कंप्लीट क्लास जो है इस चैनल पे चलाई जा रही है। यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ भी सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर किया जाएगा यहाँ पे। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है? ऑप्शन ए राज्य सूची में, ऑप्शन बी संघ सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी है किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है यानी कि
किसी भी सूची में दिया गया नहीं है। यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा समवर्ती सूची में भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय रखा गया है। आर्थिक योजना का जो विषय है ये किस सूची में रखा गया, ये समवर्ती सूची में रखा गया है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है। यानी कि संसद द्वारा संवैधानिक आपात स्थिति की जो समय सीमा होती है वो कितने समय के भीतर की होती है। ऑप्शन ए 2 महीने के भीतर की, ऑप्शन बी 4 महीने के भीतर की, ऑप्शन सी 6 महीने के भीतर की और ऑप्शन डी है 12 महीने के भीतर की। तो यह जो अनुमोदन का जो कार्यकाल होता है, जो टाइम होती है, जो लिमिट होती है, ये 60 दिनों के लिए होता है। 60 दिनों के लिए यानी कि 2 महीने के भीतर का होता है। किसी भी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा 2 महीने के भीतर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है। निश्चित तौर पे टैक्स से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टैक्स को लेकर के एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, देख लेंगे। ऑप्शन ए है उत्पादन शुल्क, विक्री कर तथा सीमा शुल्क। क्या ये केंद्रीय कर है। ऑप्शन बी है उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर। ऑप्शन सी है आयकर, सीमा शुल्क तथा गृह कर। और ऑप्शन डी है सीमा शुल्क, मनोरंजन कर तथा आयकर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर। ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए टैक्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए गए कर होते हैं। कौन कौन से, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर शुल्क। ठीक है, यानी कि आयकर जिसे हम इनकम टैक्स बोलते हैं। ये सभी तीनों जो हैं ये कौन निर्धारित करता है, केंद्र सरकार निर्धारित करती है। चलिए, आप इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं और लीगल एप्टीट्यूड को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप टारगेट गुरुकुल को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको यह कोर्स ज्वाइन करना होगा। लीगल एप्टीट्यूड का कोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा जहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स की क्लासेस दी जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका है, यानी कि यह उच्चतम न्यायालय का कौन सा अधिकार है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी पुनर्वादिक अधिकार है, ऑप्शन सी परामर्शी अधिकार है और ऑप्शन डी है बहुमुखी अधिकार है, यानी कि विशेषाधिकार है। यहाँ पे देखिए मैं एक चर्चा करूंगी आपसे। मौलिक अधिकार का मतलब जब भी मौलिक अधिकार का हरासमेंट हो या मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी मामला होता है तो उच्चतम न्यायालय उसमें क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, पुनर्वादिक मामले का मतलब होता है किसी भी केस को फिर से रीओपन करना। ठीक है, और परामर्शी अधिकार मतलब कि उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बताया गया है। अनुच्छेद 143 के तहत वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी मामले में यदि क्या किया जाता है, परामर्श मांगा जाता है तो क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय उसे परामर्श देगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से चुनावी विवादों का कोई भी मतलब मैटर होता है तो उसमें उच्चतम न्यायालय अपने बहुमुखी यानी कि विशेष अधिकार का यूज करके क्या करता है, उसे उस मामले को सिमटाता है। ये जो है हमारा अनुच्छेद 71 के तहत हमारे संविधान में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 71 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवादों का समझौता कराने का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास में है और जो भी फैसला होगा, अंतिम फैसला उच्चतम न्यायालय का, वही क्या होगा, सर्वोपरि होगी। यानी उच्चतम न्यायालय का जो भी अंतरिम फैसला होगा वही क्या होगा, सर्वोपरि होगा, वही अंतिम निर्णय माना जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया, विशेषाधिकार यानी कि बहुमुखी अधिकार का प्रयोग करके उच्चतम न्यायालय क्या करता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवादों को सुलटाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, एकल हस्तांतरण मतदान पद्धति में
हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। देखिए, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति जो है ये समझ लीजिए, ये राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली में प्रयोग में लाया जाता है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो एकल हस्तांतरणीय पद्धति के थ्रू होता है, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें क्या होता है, जितने भी प्रत्याशी होते हैं सभी प्रत्याशियों को क्या करना होता है, वोट करना होता है। जैसे आप अभी क्या कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज का आपने फॉर्म फिल किया है यूनिवर्सिटी का, ठीक है, उसके अंदर जितने भी कॉलेजेस आएंगे आप काउंसलिंग में उनका क्रम वाइज जो भी आपका पसंदीदा है उसका नाम डालते जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट चॉइस रखते हैं, सेकंड चॉइस रखते हैं, थर्ड रखते हैं, फोर्थ रखते हैं, ठीक। इसी प्रकार से राष्ट्रपति चुनाव भी होता है, जितने कैंडिडेट होंगे सभी कैंडिडेट को वोट करना है। बस आपको वहाँ पर ये मेंशन करना है कि आपकी फर्स्ट चॉइस कौन है, ठीक है। फर्स्ट चॉइस को आपको, फिर सेकेंड चॉइस, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एक्सेट्रा, जो भी आपका मतलब कि जितने भी कैंडिडेट होंगे सभी कैंडिडेट को आपको वोट करना होगा। बस आपकी चॉइसेस जो होंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ऐसे होगी, ठीक है। तो यही पद्धति जो होती है, इस पद्धति को हम कहते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति। अब यहाँ पे देखिए, दो क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के थ्रू होता है, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति के द्वारा होता है। और इसमें होता क्या है कि जितने भी प्रत्याशी होंगे सभी प्रत्याशियों को क्या करना है, आपको वोट देना होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन बी नीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ऑप्शन डी है प्रस्तावना से संबंधित है। और इस प्रश्न का सही जवाब भी है ऑप्शन डी, प्रस्तावना से संबंधित है उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन करता है, ठीक है। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है, यानी कि जो निर्वाचन की जो क्रिया होती है वो कौन कराता है। भारत के राष्ट्रपति का जो पद है, ठीक है, उसके जो निर्वाचन की प्रणाली होती है वो कौन स्टार्ट करवाता है या उसे प्रोसेस में कौन लाता है। ऑप्शन ए है भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है भारत का अटॉर्नी जनरल। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग क्या करता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो भी प्रक्रिया होता है उसे आयोजित करवाता है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 12, भारत में संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए केवल भारतीय नागरिकों को, ऑप्शन बी किसी मौलिक अधिकार के अतिक्रमण होने पर व्यक्तियों को, यानी कि जब मौलिक अधिकारों का हरासमेंट किया जाएगा तभी उन्हीं व्यक्तियों को बस क्या किया जाएगा, संवैधानिक उपचार यानी कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 13(2) का जो है उनको क्या मिलेगा, उसका वेटेज वो ले पाएंगे, उसका लाभ वो ले पाएंगे। ऑप्शन सी सभी व्यक्तियों को प्राप्त मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को, यानी कि सभी व्यक्तियों को यह अधिकार है जब क्या हो, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वो क्या कर सकते हैं, अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए संवैधानिक उपचार अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब भी है ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, 1833 का चार्टर एक्ट के प्रावधान के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, यानी कि विधि आयोग का जो गठन किया गया था, भारत के विधि आयोग का गठन जो किया गया था वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न पूछने का तरीका भले ही बदल गया हो लेकिन ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया है और रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पढ़ाया है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। अब देखना यह है कि इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग सही दे पाते हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले। क्या माने जाते हैं, भारतीय विधि
विधि आयोग के अध्यक्ष माने जाते हैं और 1834 में पहला विधि आयोग जो बना था इन्हीं की अध्यक्षता में बना था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाओं की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में पहली बार सिविल सेवाओं की शुरुआत की थी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 है, भारत में राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 75 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, कोई सीमा। हमारे संविधान में यह तय नहीं किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कितनी उम्र तक राष्ट्रपति बना रह सकता है, और हमारे संविधान में यह भी नहीं बताया गया है कि एक व्यक्ति कितनी बार जो है राष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यह सबसे लंबे समय तक हमारे देश के राष्ट्रपति बने रहे। ठीक है, यानी कि इन्होंने 2 पंचवर्षीय योजनाओं तक क्या किया है, राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला था। यानी कि ये लगभग 10 वर्षों तक इन्होंने अपना सेवा दिया था राष्ट्रपति पद का। लेकिन यहाँ पे कितनी बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है ये हमारे संविधान में बताया नहीं गया है। तो यदि ये पूछे क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है, तो ये हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है, बताया नहीं गया है। और कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी आयु तक बना रह सकता है, ये भी आयु की भी कोई सीमा नहीं रखी गई है। अक्सर आप देखते होंगे कि जो बहुत ज़्यादा एज के लोग होते हैं वही लोग क्या बनाए जाते हैं, राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। जैसे वर्तमान समय में आपके दलित वर्ग के दूसरे दलित आपके राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं, और इनको अगर आप देखते हैं तो वो क्या, इनकी आयु आप देख सकते हैं कि लगभग 70-75 या फिर जो भी है, मतलब इसको क्रॉस कर चुके हैं। यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए आयु की जो सीमा है वो निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय को क्या क्या चीजें मिली हैं, इस ऑप्शन से आपको बताना है। ऑप्शन ए मूल अधिकार का क्षेत्र मिला है, ऑप्शन बी परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र है, ऑप्शन सी है अपीली और परामर्शदायी अधिकार मिला है, ऑप्शन डी है मूल अधिकार संबंधित अधिकार और अपीली और परामर्शदायी अधिकार मिला है। तो यहाँ पे जो मतलब लगभग सारे ऑप्शन ही सही है, लेकिन यहाँ पे हमें जो सर्वोच्च न्यायालय में जो भी शक्तियाँ प्राप्त हैं उसमें क्या मिल रहा है, ऑप्शन डी जो है सबसे सटीक है यहाँ पे, क्योंकि मूल अधिकारों का जो क्षेत्र है वो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, प्लस अपीली का जो क्षेत्र है, अपीली अधिकार क्षेत्र है, ये भी आपका सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय क्या है, परामर्शदायी का भी अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सबसे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति जो है कितने तरह का आपात सेवाएं दे सकता है। ठीक है ना, आपातकाल कितने प्रकार से लागू कर सकता है। ऑप्शन ए 4 प्रकार का, ऑप्शन बी 2 प्रकार का, ऑप्शन सी 3 प्रकार का, ऑप्शन सी डी है 5 प्रकार का। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार के आपातकाल घोषणाओं का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। और जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार इमरजेंसी सेवाओं से आपसे 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जल्दी मैं इस टॉपिक से भी रिलेटेड आप लोग को ये जो भी इसका जो सीरीज होगा उसमें मैं कराऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, अधिकार एक विधि द्वारा सुरक्षित हित है, यह परिभाषा किसने दी है? अधिकार एक विधि द्वारा सुरक्षित हित है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए इहरिंग ने, ऑप्शन बी आइंस्टीन ने, ऑप्शन सी होल्मस ने, और ऑप्शन डी है मेन ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए इहरिंग ने यह बताया कि अधिकार एक विधि द्वारा सुरक्षित हित है। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 है, प्रगतिशील समाज जो कि
प्रवृत्ति अब तक स्थित से संविदा की ओर रही है, यह कथन किसका है? ठीक है, ऑप्शन ए एहरिंग, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी होल्मस, ऑप्शन डी मेन। इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। मेन ने यह कहा कि प्रगतिशील समाजों की प्रवृत्ति अब तक स्थित से संविदा की ओर आ रही है। यानी कि कहने का मतलब इनके ये था कि जो प्रगतिशील समाज है, ठीक है ना, पहले लोग क्या होते थे, व्यवहारिक होते थे। व्यवहार में क्या होती थी, एक चीज उनके पास नहीं है तो दूसरा वो क्या करते थे, दूसरे से मांग लेते थे। लेकिन अब क्या होते जा रहा है, हर चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जरूरी होते जा रहा है। ठीक है, यानी कि व्यवहारिक चीजें धीरे धीरे क्या होती जा रही है, समाप्त होते जा रही हैं। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो किसके तरफ बढ़ती जा रही है, संविदा की तरफ, कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ती जा रही है। और यही जो थॉट है ये किसका है, मेन का है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। अ थियरी ऑफ जस्टिस को किसने लिखा है? बहुत ही पॉपुलर बुक है और सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ऑप्शन ए एहरिंग, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी जॉन रॉल्स और ऑप्शन डी है मेंस। इस प्रश्न का सही जवाब है जॉन रॉल्स की सबसे फेमस बुक है अ थियरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 है, रीति को विधि नहीं वार्षिक विधि का स्रोत माना जाता है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आइंस्टीन का यह कथन है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। 22 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आशय तथा कार्पस तत्व है। आशय और कार्पस किसके तत्व हैं निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए कब्जा के तत्व हैं, ऑप्शन बी व्यक्तित्व के तत्व हैं, ऑप्शन सी दायित्व के तत्व हैं, ऑप्शन डी है अत्यंतिक कर्तव्यों के तत्व हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कब्जा के आवश्यक तत्व होते हैं आशय और कार्पस। यह प्रश्न पूछा गया है डीडीयू के एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है? जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी थॉमस हॉब्स, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी बिलोबी। इस प्रश्न का सही जवाब है सर जॉन लॉक ने क्या कहा था, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 24 है, भारत के महान्यायवादी का वेतन एवं भत्ते का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि भारत के महान्यायवादी का वेतन और भत्ता क्या होगा। ठीक है, कितना क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? ठीक है, लोक लेखा समिति द्वारा जो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो किसे पेश की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के समक्ष ये रिपोर्ट पेश होती है, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा में पेश होती है, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह रिपोर्ट पेश होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा में यह रिपोर्ट पारित की जाती है। कौन सी रिपोर्ट? तो लोक लेखा समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट जो भी होती है ये किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। तो यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। और कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं या आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको पढ़नी है या फिर आपके एग्जाम की दृष्टि से ज़रूरी है तो आप एक बार मेंशन ज़रूर कर दिया करिए कि ये टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाए। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उस टॉपिक को भी कवर कर लूँ। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।